हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। इस टॉपिक के अंदर हम डिप्लीशन लेयर को पढ़ चुके हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसके बाद जीनर डायोड मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, इसको भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जहां पर हमने जीनर और एवेलेंच ब्रेकडाउन पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में ही मैं आपको डायोड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा चुका हूं और आगे भी इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डायोड एप्लीकेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायोड एप्लीकेशन के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेक्टिफायर है क्या, है ना। रेक्टिफायर क्या है? देखिए, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या आप कह सकते हैं कि रेक्टिफायर एक सर्किट है ना। तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर? पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहां पर पल्सेटिंग डीसी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एसी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ये किस तरीके से फ्लो करता है। तो आप लोग क्लास 12 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये साइन वेव की फॉर्म में फ्लो करता है। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का साइनसोइडल कर्व है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइनसोइडल कर्व है। आप करंट बोले या वोल्टेज बोले, दोनों का कर्व सेम ही होगा। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा क्या है? ऑल्टरनेटिंग सोर्स है क्योंकि साइन वेव की फॉर्म में फ्लो करता है। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो देखो, यहां पर ये कर्व हमारा ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहां पर नीचे आ रहा है। ये क्या है? 0 से लेकर के पाई। यहां पर टाइम पीरियड है तो यहां पर 0 से लेकर के पाई, उसके बाद पाई से यहां तक आ गया 2 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स की एक साइकिल पूरी हो चुकी है। ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल क्या हो गई? पूरी हो गई। उसके बाद ये साइकिल रिपीट करेगी। देखो, इसके बाद फिर रिपीट कर रही है, तो यहां पर 2 साइकिल होगी, उसके बाद फिर इसी तरह से रिपीट करता रहेगा। बात समझ में आ रही? क्या होगा? ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट की ऑल्टरनेटिंग सोर्स का वेव है। तो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट इसी तरीके से क्या करता है? फ्लो करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा, ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों में सप्लाई होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। 50 साइकिल, और एक साइकिल कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर लिखा है कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब रेक्टिफायर एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में लिख देते हैं कि रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर केवल एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। तो एक बात समझ लेते हैं कि प्योर डीसी में कन्वर्जन कैसे होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे घर पे जो सप्लाई होती है, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना, आपको अच्छे से मालूम है जो सप्लाई होती है वो कितने पे होती है? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप जानते हैं जो हमारे घरों में लाइट सप्लाई होती है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई होती है। क्लियर है? अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सप्लाई है इसको हम किसको देंगे? ट्रांसफार्मर को। पहले ये सप्लाई जाएगी ट्रांसफार्मर के पास।
ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अब ध्यान देखना यहां पर रेक्टिफायर कहां पर आएगा। देखो ये ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का फंक्शन आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो यहां पर ये ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। 230 जो हमारा वोल्ट है, 230 वोल्ट जो है इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो यहां पर 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, वोल्टेज की बात कर रहा हूं। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और ये वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। अब इसके बाद लगा होगा रेक्टिफायर। जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो किसके पास जाएगा, रेक्टिफायर के पास जाएगा। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा, देखिए यहां पर जो ये रेक्टिफायर लगा है, ये रेक्टिफायर क्या करेगा, इसका ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, तो ये सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो एसी होगा। क्या होगा, एसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम केवल वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो यहां पर ये एसी है। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा, इस एसी को कन्वर्ट कर देगा पल्सेटिंग डीसी में। किसमें कन्वर्ट करेगा, पल्सेटिंग डीसी में। अब ये पल्सेटिंग डीसी कैसा होता है इसको अभी थोड़ी देर के बाद हम समझ लेंगे। तो ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद यहां पर लगा होगा फिल्टर। क्या होगा, फिल्टर, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर होगा फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है, अब ये जो यहां पर पल्सेटिंग डीसी हमें मिला है, फिल्टर क्या करेगा, इसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करेगा। और इस फिल्टर के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर के बाद जब हम फिल्टर लगाते हैं तो ये फिल्टर क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करेगा। और इस फिल्टर का जो आउटपुट है ये जाएगा रेगुलेटर के पास। रेगुलेटर, अब रेगुलेटर का फंक्शन क्या है, रेगुलेटर का फंक्शन क्या है, देखिए रेगुलेटर क्या करेगा, यहां पर जो इसके पास स्मूथ डीसी पहुंची है, अब उसकी वैल्यू हो सकता है कि इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। भाई जो आउटपुट यहां पर मिल रहा है आपको वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन रेगुलेटर क्या करेगा, उस डीसी को कांस्टेंट कर देगा। मतलब अगर इनपुट में कुछ चेंजेस होंगे भी उसके बाद भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और ये काम किसका होगा, रेगुलेटर का। रेगुलेटर एक्चुअल में एक डायोड होता है जिसको हम कहते हैं जीनर डायोड, और हमारे सिलेबस का पार्ट है जीनर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रेगुलेटर मतलब यहां पर एक जीनर डायोड लगा होगा जो कि कांस्टेंट डीसी हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमें कांस्टेंट डीसी कब मिलती है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कन्वर्ट द एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी by using one or more diodes। मतलब बहुत ही सिंपल सा ये डिवाइस है जिसमें केवल डायोड का यूज होता है। और डायोड के बारे में हम लास्ट के 3 लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, और इस डिवाइस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, डायोड यूज करेंगे। और अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझ में आ जाएगी और इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको समझ में आ जाएंगे, तो जब हम आगे चल के फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, दोनों की वर्किंग एक ही जैसी है। तो अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग तो समझ लिया, तो मान के चलिए कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर भी समझ में आ गया। तो ध्यान से समझना यहां पर। तो सबसे पहले बात करेंगे रेक्टिफायर की क्लासिफिकेशन की। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी दो टाइप के रेक्टिफायर होंगे, एक होगा सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस टॉपिक के अंदर आपको 3 रेक्टिफायर को तैयार करना है एग्जाम के लिए। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली यहां से इनकी वर्किंग पूछी जाती है, इनकी वर्किंग पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी इनके परफॉर्मेंस पैरामीटर को भी पूछ लेते हैं। यहां पर कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर होंगे जिसमें से 2-3 परफॉर्मेंस पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जिनका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं
हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हाफ वेव रेक्टिफायर ना, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट कंडक्ट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सर्किट, ये क्या है? एक सर्किट है दैट कंडक्ट करंट ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई। इसका मतलब क्या है? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो करंट को कंडक्ट करता है। कब कब कंडक्ट करता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई। इसको समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा जो इनपुट एसी सप्लाई है वो ये है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये हमारी क्या इनपुट सप्लाई है, तो आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा? साइन कर्व की फॉर्म में होगा। तो ये हमारी इनपुट सप्लाई हो गई। अब यहां पर जरा ध्यान दो, देखो, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो मेरी फर्स्ट साइकिल यहां से यहां तक है। इस साइकिल का 50% पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और 50% पार्ट क्या है? नेगेटिव है। यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अगर मैं अगली साइकिल की बात करूं तो नेक्स्ट साइकिल में भी सेम है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। बोलो, बात समझ में आ गई? और हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या कहती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन ये कहती है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एक ऐसा सर्किट है जो करंट को कब कंडक्ट करता है? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो। यानी कि अगर एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके अंदर से पास होगी तो ये करंट को कंडक्ट करेगा, और अगर निगेटिव हाफ साइकिल इसके अंदर से पास होगी तो ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। और देखो, ये आपको कर्व से दिखाई दे रहा है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर के अंदर जाएगी तो ये करंट को कंडक्ट करेगा, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो कर देगा ये। देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर दिया? जीरो। पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर से आ गई, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब ऐसा होता क्यों है, इसकी पूरी वर्किंग को अब हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फंक्शन आपको समझ में आ गया। क्या करेगा ये? पॉजिटिव हाफ साइकिल को, पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर करंट को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। अब यहां पर देखो, ये डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ध्यान से समझ लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। देखिए, इस डायग्राम के अंदर यहां से यहां तक ये वाला जो पार्ट है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? ये पार्ट क्या है? देखो, ये प्राइमरी कॉइल है, हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग। और आपको मालूम है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होती है? ट्रांसफार्मर में। इसका मतलब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? देखिए, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। हम यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, ये वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? अब कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है? देखो, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है यहां पर उसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं और यहां पर कम होते हैं। देखो, यहां पर N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है, ये प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। मतलब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। तो इस केस में ये वोल्टेज को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो देखो, यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज है V1 और यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज है V2, और ये RMS वोल्टेज होता है, RMS वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर। आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 12 में। तो यहां पर V1 वोल्टेज है, यहां पर V2 वोल्टेज है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो N1 N2 और V1 V2 है, इसके बीच में आपने रिलेशन पढ़ी होगी और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड हम आज न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखो, यहां पर एक रिलेशन बन जाती है N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये यहां पर रिलेशन होती है किस में? देखो, ये क्या नंबर ऑफ टर्न्स है और ये क्या वोल्टेज है। क्लियर है? अब यहां पर देखो जरा, सीधी सी बात है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, अगर मान लीजिए आपको V2 कैलकुलेट करना है, ये वाला V2, तो यहां से ये V1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधी सी बात है,
ये वैल्यू अगर बड़ी होगी, देखिए N2/N1 सब कुछ इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, N2/N1 के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको वोल्टेज को डिक्रीज करना है, वोल्टेज को डिक्रीज करना है तो इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा, 1 से कम करना पड़ेगा, और अगर इंक्रीज करना है तो इसको 1 से ज्यादा करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर N2 बड़ा होगा N1 से तो वोल्टेज होगा इंक्रीज, और अगर N1 बड़ा होगा N2 से तो वोल्टेज होगा डिक्रीज। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो रिलेशन आ गई यहां पर। अब इसको वर्किंग को समझेंगे। अब जरा ध्यान देना, तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया ट्रांसफार्मर का, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर के आगे देखो क्या लगा है। अब यहां से सीधी सी बात है, ये ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा, है ना, वोल्टेज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब यहां पर जो हमारा करंट होगा वो करंट फ्लो करेगा इस डायोड से। देखो यहां पर लगा है डायोड, क्या लगा है, डायोड, और ये डायोड ही रेक्टिफायर सर्किट को बना रहा है। एक्चुअल में रेक्टिफायर सर्किट बहुत सिंपल सा सर्किट है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। यहां पर हमने एक डायोड का यूज किया है, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर में जाएंगे तो वहां पर हम 2 डायोड का भी यूज करेंगे और 4 डायोड का भी यूज करेंगे। तो यहां पर केवल एक सिंगल डायोड है, और उसके बाद ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? अब इसको वर्किंग को जरा ध्यान से समझिए ना। देखिए वर्किंग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि हमने जब इस ट्रांसफार्मर को, इस सर्किट को एसी सप्लाई की, 230 वोल्ट हमने यहां पर सप्लाई किया, 50 हर्ट्ज क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी एसी सप्लाई है। तो जब हम इसको एसी सप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है हमारा एसी जो है, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल भी होगी और निगेटिव साइकिल भी होगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पॉजिटिव साइकिल भी है और निगेटिव साइकिल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से एक बार पॉजिटिव साइकिल जाएगी और एक बार निगेटिव साइकिल जाएगी। क्लियर है? एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। अब जरा ध्यान से समझना होगा क्या, देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगी तो क्या होगा, द टर्मिनल ए विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब इसका जो टर्मिनल ए है, ध्यान देना, ये हमारा टर्मिनल ए है, ये हमारा टर्मिनल बी है। द टर्मिनल ए विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब टर्मिनल ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, एंड टर्मिनल बी विल बी निगेटिव पोटेंशियल, और टर्मिनल बी किस पर चला जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल पे जाएगा, एज शोन इन फिगर। इसी डायग्राम को मैंने दोबारा से बनाया है। देखिए ये डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है जिससे कि पोलैरिटी शो कर सके। बात समझ में आ रही है? ये पोलैरिटी को शो करने के लिए। तो देखो क्या लिखा था, जब हाफ साइकिल पास होगी तो जो ए होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। देखो ए किस पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, और जो बी होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बी होगा वो निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं बी क्या है, निगेटिव पोटेंशियल पर है। तो ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और बी किस पर है, निगेटिव पोटेंशियल पर है। कब, जब यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल गई। तो देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, समझ में आ गया। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा डायोड लगा है, ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। तो सीधी सी बात है, जब यहां पर पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायोड का P है और ये डायोड का N है। और आपको मालूम है, जब हम डायोड के P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और वही अगला पॉइंट है, इट विल मेक डायोड डी इन फॉरवर्ड बायस। देखो जब यहां पर पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इट विल मेक डायोड बी डी इन फॉरवर्ड बायस। तो इससे हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, एंड इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमारा जो यहां पर रेक्टिफायर डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब यहां पर ऑन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आप या तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट करके दिखा दीजिए, या फिर आप डायोड के ऊपर ऑन लिख दीजिए, बात एक ही है। डायोड के ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, ऑन। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया, जब पॉजिटिव साइकिल है तो हमारा जो डायोड है वो ऑन है,
इसका मतलब डायोड से करंट क्या होगा, पास हो जाएगा, क्योंकि ऑन है, शॉर्ट सर्किट है। क्लियर है? तो करंट क्या होगा, पास होगा। करंट फ्लो अक्रॉस द आउटपुट लोड रजिस्टर आरएल। भाई सीधी सी बात है, अगर ये ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमारा यहां से करंट फ्लो करेगा आरएल से। क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, एंड वी गेट आउटपुट वोल्टेज, और हमें यहां पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, देखो यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हमारा जो इनपुट है, यहां पर हमारा जो इनपुट है वो वी आई है। कितना इनपुट है, वी आई। तो हमें यहां से इस वी आई के बराबर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कहां पर, यहां पर। तो वी नॉट इक्वल टू वी आई। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो डायोड है, ये जो डायोड लगा है, ये डायोड आइडियल है। क्या है, आइडियल है। आइडियल का मतलब ये है कि इसमें हमारा कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हम इसको आइडियल मान के चलते हैं, तो यहां पर हमें जो वी नॉट है वो वी आई के बराबर मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये कब होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सोर्स। अब बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सोर्स, यानी कि एसी सोर्स में अगर नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेंगे हम, एसी सोर्स की नेगेटिव हाफ साइकिल को अगर हम इस डायोड से पास कराते हैं तो क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझना, देखो द टर्मिनल ए विल बी नेगेटिव पोटेंशियल। देखो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल को पास करा रहे हैं। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये पोटेंशियल नेगेटिव और ये पोटेंशियल पॉजिटिव। टर्मिनल ए विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल, ए नेगेटिव पे चला जाएगा, टर्मिनल बी किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव पर चला जाएगा, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस डायोड में ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए तो डायोड कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा डायोड। फिर देखो यहां पर नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस आ गया। और आइडियल डायोड है, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, अगर डायोड आइडियल है और रिवर्स बायस में, तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इट विल मेक डायोड डी इन रिवर्स बायस एंड इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट, और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, मतलब हमारा जो डायोड है वो ऑफ हो जाएगा। तो या तो आप यहां पर इसको ओपन कर दीजिए या डायोड बना के उसके ऊपर लिख दीजिए कि ऑफ है, और यहां पर डायोड बना के आप ऑन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ नो करंट फ्लो अक्रॉस द लोड रजिस्टर। भाई जब ये ओपन हो गया तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिलेगा जीरो। इसका मतलब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हमारा आउटपुट क्या हो गया, जीरो हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? हेंस वी गेट जीरो आउटपुट वोल्टेज। और इसी चीज को आप इस डायग्राम से अब समझ सकते हैं। देखो ये हमारे इनपुट वेव है, एसी सोर्स की क्या है, इनपुट वेव है। जब इस इनपुट वेव को हमने रेक्टिफायर से पास कराया तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव पार्ट था, पॉजिटिव साइकिल थी, तो जब पॉजिटिव साइकिल रेक्टिफायर से पास हुई तो उस समय करंट फ्लो कर रहा था। इसका मतलब हमें वहां पर क्या मिला, आउटपुट मिला। लेकिन जब निगेटिव साइकिल रेक्टिफायर से गई तो वहां पर हमें आउटपुट मिला जीरो, मतलब हमारा वोल्टेज हो गया जीरो। तो देखो यहां पर जीरो वोल्ट है। उसके बाद फिर से पॉजिटिव साइकिल आई, फिर से हमें आउटपुट मिला, फिर निगेटिव साइकिल आई, फिर हमें जीरो आउटपुट मिला। इसका मतलब ये हुआ जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये पॉजिटिव साइकिल के लिए तो आउटपुट देगा लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं देगा। और इस तरह का जो ये आउटपुट मिलता है इसी को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। एक्चुअल में प्योर डीसी क्यों नहीं है, देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये जैसा हमारा साइन वेव था, भाई साइन वेव का आधा पार्ट तो अभी भी आ रहा है ना, इसका मतलब यहां पर हमें जो डीसी मिल रहा है वो पल्स की फॉर्म में मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, पल्सेटिंग। स्मूथ डीसी कैसा होता है, भाई स्मूथ डीसी में आपको मालूम होगा, स्मूथ डीसी की लाइन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, उसमें हमें कर्व नहीं मिलता। स्मूथ डीसी में हमें कांस्टेंट लाइन मिलती है, कर्व नहीं मिलता है जो स्मूथ डीसी होता है। और यहां पर तो अभी हमें कर्व मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। इसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई कि बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइकिल जब पास होगी तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट फ्लो करेगा, आउटपुट हमें मिलेगा। और जब नेगेटिव साइकिल पास होगी तो हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, और वहां पर हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा और हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट वोल्टेज हमें
नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, केवल वेव के हाफ पार्ट को ही रेक्टिफाई कर पाता है, हाफ पार्ट को रेक्टिफाई नहीं करता है। बात समझ में आ गई। और कौन से हाफ पार्ट को, पॉजिटिव हाफ पार्ट को करता है। अब देखो इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव में क्या होगा, फुल वेव में जो हमारा ये निगेटिव वाला पार्ट है ये भी रेक्टिफाई होगा। अभी तो आधा ही हो रहा है ना, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रेक्टिफाई होगा। बात समझ में आ रही, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रेक्टिफाई होगा। यानी कि जितनी भी नेगेटिव साइकिल है वो भी रेक्टिफाई होंगी, सभी होंगी, सबके लिए हमें आउटपुट मिलेगा। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझ में आ जाएगी तो आप मान के चलिए कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वहां पर क्या होगा, वहां पर नंबर ऑफ डायोड्स हमारे बढ़ जाएंगे। यहां पर एक डायोड है, उसमें हम 2 डायोड का भी यूज करेंगे और 4 डायोड का भी यूज करेंगे। क्लियर है ना। परफॉर्मेंस पैरामीटर, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर है और उनके डेरिवेशन भी है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप सारे करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर सभी नहीं करना चाहते तो जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेना। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर मैंने डेरिवेशन किए हुए। जैसे पहला देखिए क्या है, एवरेज और डीसी आउटपुट करंट। एवरेज और डीसी आउटपुट करंट मतलब जिसको हम आईडीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें आईडीसी को कैलकुलेट करना है। अगेन यहां पर ये डेरिवेशन मैंने पहले से किए हुए, आपको समझा देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, है ना। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन हाँ आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पहला हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है एवरेज और डीसी आउटपुट करंट, यानी कि आईडीसी। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर जो आप लोगों ने क्लास 12 में ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है उसका कुछ बेसिक हम यहां पर यूज करेंगे, है ना। बस आपको उसको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे कि आईडीसी को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक साइकिल के लिए करेंगे। देखो यहां पर जो हमारे पास ये, भाई यहां पर तो इनफाइनाइट साइकिल होंगी, है ना, एसी सोर्स में, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो केवल एक साइकिल के लिए करेंगे। जो कैलकुलेशन एक साइकिल के लिए होगी वही कैलकुलेशन बाकी सभी साइकिल के लिए भी होगी। तो हम एक से ही अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना ना, देखो एक साइकिल, अच्छा एक चीज और समझ लेना, एक साइकिल में देखो, एक साइकिल का मतलब है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। और हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 से पाई में हमें आउटपुट मिलेगा और पाई से 2 पाई में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आगे देखो, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आईडीसी को कैलकुलेट करने का 1/2 पाई, लिमिट हो गई 0 से 2 पाई, ये इंटीग्रेशन है आई एम साइन थीटा डी थीटा। यहां पर जो आई एम है ये मैक्सिमम करंट है। क्लियर है। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, 0 से 2 पाई का क्या मतलब है कि हम एक साइकिल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक साइकिल 0 से 2 पाई तक है। अब आगे देखो, तो यहां पर जो ये आई एम है मैक्सिमम करंट है, ये तो कांस्टेंट होगा, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया आई एम अपॉन 2 पाई। यहां पर बचा साइन थीटा। अब इसको भी इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखो 0 से पाई में हमें आउटपुट मिलेगा और पाई से 2 पाई में आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक करूं 0 से पाई और पाई से 2 पाई, भाई इंटीग्रेशन में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर ये लिमिट ए से सी है तो आप इसको ए से A1, फिर A1 से A2, फिर A2 से AC, किसी भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई में ब्रेक कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ, देखो पाई से 2 पाई में हमें 0 वैल्यू मिलेगी, पाई से 2 पाई में क्या मिलेगा हमें, 0। पाई से 2 पाई में 0 मिलेगा, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच का जो आउटपुट है वो 0 है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। अब बात रही इसके, भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर आएगा, देखो माइनस माइनस है और ये आएगा कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो एक माइनस पहले से लगा और एक -1 होगी कॉस पाई की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फिर आप माइनस साइन लगाएंगे बीच में, है ना।
माइनस लगाएंगे, और एक माइनस पहले से, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 होता है 1, तो यहां पर 1 आएगा, तो ये भी +1 और ये भी +1, कितना हो गया 2 हो गया, और 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आएगी Im/π। इसका मतलब आईडीसी, जो हमारा आईडीसी जो डीसी करंट है, जो हमारा डीसी करंट है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, Im/π आ रही है। अच्छा, ये जो डीसी वैल्यू होती है इसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं और डीसी भी कह सकते हैं। तो हमारा आईडीसी का फॉर्मूला आ गया Im/π। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आप करें या ना करें, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन में भी कुछ है नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। और आप तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत आसान सा एक इंटीग्रेशन है। क्लियर है? आगे देखो ना, एवरेज और डीसी आउटपुट। अब यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज देखना है, मतलब डीसी आउटपुट वोल्टेज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ये आउटपुट के लिए है। किसके लिए है? आउटपुट के लिए है, इनपुट के लिए नहीं है। जो हमें यहां पर रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज वीडीसी, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? आईडीसी इंटू आरएल। फिर सीधी सी बात है, वोल्टेज वी को ओम्स लॉ अगर आप लगाते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू होता है आई आर, वी इक्वल टू होता है आई आर। तो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? वीडीसी चाहिए तो आईडीसी इंटू आरएल। आरएल क्यों? क्योंकि हमारा जो रजिस्टर है ये आरएल है, आउटपुट पर जो रजिस्टर लगा वो क्या है? आरएल है। तो यहां पर आईडीसी को आरएल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आईडीसी का फॉर्मूला अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, Im/π, यहां पर पुट कर देंगे। अब अगेन हम यहां पर ओम्स लॉ लगाएंगे, और आपको मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई होता है V/R। तो यहां पर हमने क्या किया? Im की जगह Vm/R कर दिया। अब R क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस कौन सा होगा? अब इसको जरा ध्यान देना, देखो रेजिस्टेंस RL होगा, लेकिन ये RF कहां से आया? अब इसको समझते हैं। देखो जो RF है, RF है, ये RF एक्चुअल में डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। क्या है? डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। लेकिन हमने तो डायोड को आइडियल लिया हुआ है, तो अगर हम डायोड को आइडियल कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब जो RF है वो क्या होगा? 0 होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि RL की वैल्यू RF से बहुत बड़ी है, इसलिए हम RF को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, और यहां पर तो हम उसको क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि हम आइडियल मान रहे हैं। तो अगर आप RF को 0 कर देंगे तो Vm/RL हो जाएगा। यहां पर भी RL है, RL से RL कट जाएगा, Vm/π इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडीसी Im/π, वीडीसी Vm/π। क्लियर है? अब चलते हैं आरएमएस वैल्यू पर ना, आरएमएस आउटपुट लोड करंट या करंट। तो यहां पर आउटपुट पर जो हमें IRMS मिलेगा वो क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो यहां पर भी डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला वही है जो लास्ट में था, 1/2π, 0 से 2π आई, बस यहां पर स्क्वायर आ जाता है। आई एम साइन थीटा का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, और पूरे का आ जाएगा रूट, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है, तो यहां पर आपको रूट लगाना है। तो उसके बाद इसको सॉल्व करना, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ये Im बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो Im² आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। अब जरा ध्यान देना, ये लिमिट 0 से 2π है। अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, मैंने यहाँ पर 0 से पाई लिखा है, क्यों? क्योंकि पाई से 2π अगेन क्या होगा? 0 होगा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हमने यहाँ पर सीधा कर दिया 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। और आपको मालूम है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इन फॉर्मूलों के बिना आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। क्लियर है? तो यहां पर इसी फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया यहां पर, इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना? सिंपल इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पर? 1 और cos 2 थीटा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद लिमिट लगा दो। तो देखो जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट जब लगाएंगे तो यहाँ पर पाई आएगा, और यहाँ पर sin 2π आएगा। sin 2π होता है 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। और जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर में भी दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहां पर आपको मिलेगा क्या? यहां से आपको मिलेगा पाई। क्या मिलेगा? पाई।
और ये 4 पाई बाहर है, पाई से पाई कट जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा और इसका आप रूट ले लेंगे तो ऊपर आई एम और नीचे 2 बचेगा। इसका मतलब करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या है, आई एम बाई 2 है। बोलो बात समझ में आ गई। अब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू देख लेते हैं आउटपुट पे, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आउटपुट पे। तो बहुत सिंपल है भाई, यहां पर V का फॉर्मूला लगा दो, I इंटू आर, तो आई आरएमएस, ये वी आरएमएस है तो ये आई आरएमएस होगा इंटू आर एल। तो यहां पर आई आरएमएस की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की, आई एम बाई 2, यहां पर पुट कर दो। उसके बाद अगेन यहां पर आई एम का फॉर्मूला लगाओ, वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, आर एफ को फिर से 0 पुट कर दीजिए, आर एल से एल एल कट जाएगा, वी एम बाई 2 आ जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आईडीसी और वीडीसी है वो यहां पर आईडीसी है आई एम अपॉन पाई, वीडीसी है वी एम अपॉन पाई। आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आई आरएमएस है आई एम बाई 2 और वी आरएमएस है वी एम बाई 2। 4 फॉर्मूले हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिपल फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और बहुत बार इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है आपसे, जो कि आपको कैलकुलेट करनी होगी, मतलब आपको इसका डेरिवेशन करना होगा। रिपल फैक्टर, अब सबसे पहले तो ये देखिए रिपल फैक्टर है क्या। देखिए हमें जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है, ध्यान देना, हमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है तो एक्चुअल में उस आउटपुट में एसी भी होता है और डीसी भी होता है, दोनों होते हैं, एसी एंड डीसी दोनों होते हैं। बात समझ में आ रही, एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट होते हैं। तो रिपल फैक्टर क्या बताता है, रिपल फैक्टर से हम ये मेजर करते हैं कि आउटपुट के अंदर एसी का कितना कंपोनेंट है, एसी का कितना कंपोनेंट है आउटपुट के अंदर। और वही यहां पर लिखा है द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन एसी एज वेल एज डीसी कंपोनेंट, मतलब रेक्टिफायर के आउटपुट पर एसी भी होता है और डीसी भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों के कंपोनेंट होते हैं। द रिपल फैक्टर मेजर द परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, मतलब रिपल फैक्टर क्या करता है, जो आउटपुट में जो एसी के कंपोनेंट है उसको मेजर करता है कि कितने परसेंट है, मतलब आउटपुट में एसी का कंपोनेंट कितने परसेंट है, ये किससे मेजर करेंगे, रिपल फैक्टर से। तो सीधी सी बात है, यहां पर रिपल फैक्टर हमें यह बताता है कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है भाई। जितना कम, देखिए आउटपुट में जितना कम कंपोनेंट होगा एसी का उतना ही हमारा रेक्टिफायर क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है। अब इसके डेफिनेशन पर आ जाते हैं। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, मतलब जो आउटपुट में हमारा एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू टू द डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर, और जो हमारा आउटपुट में डीसी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू। तो यहां पर जो रिपल फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो आउटपुट में एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू लेंगे और जो आउटपुट में डीसी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू लेंगे। क्लियर है। तो रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट तो वो हमने लिख दिया यहां पर आईएसी, आप चाहे तो यहां पर आरएमएस भी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, आईएसी आरएमएस। तो ये हमारे आउटपुट में एसी का आरएमएस कंपोनेंट है। क्लियर है ना, आईडीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट आईडीसी। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, आउटपुट में जो हमारा आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, उसको कैलकुलेट करने का हमारा ये फॉर्मूला है जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं देखना है। देखिए क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट पर जो एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर, मतलब यहां पर हमारी जो टोटल आरएमएस वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, आउटपुट पर जो एसी कंपोनेंट आ रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान देना कितना आएगा, और हमारा जो रिपल फैक्टर है वो क्या है, आर है। अब जरा ध्यान से देखो, इस वैल्यू को उठा करके हम यहां पर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर अपॉन में आईडीसी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आईडीसी को रूट के अंदर ले जाते हैं तो सीधी सी बात है इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो स्क्वायर हो गया। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दो, तो जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहां पर तो आई आरएमएस अपॉन आईडीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर ये कट के 1 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, ये जो आई आरएमएस और आईडीसी है इन दोनों की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए,
दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर जब आप IRMS पुट करेंगे कितना आया था, ये रहा IM/2, IM/2। तो यहां पर आप IM/2 पुट कर देंगे। IDC कितना आया था, IDC था आपका IM/पाई। देखो IM से IM तो कट जाएगा, है ना, ऊपर बचेगा पाई, नीचे बचेगा 2, तो पाई/2 का स्क्वायर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना वैल्यू को पुट करके, तो पाई/2 का होल स्क्वायर -1 आएगा। और यहां से जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.21, है ना। देखो जितनी देखिए यहां पर ये रिपल फैक्टर है, कितनी वैल्यू आ रही है, 1.21 आ रही है, और ये लार्ज वैल्यू है। इसका मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे ये रिपल फैक्टर की वैल्यू बहुत कम आएगी, इससे लगभग आधी आएगी। इससे बात समझ में आ रही है। तो रिपल फैक्टर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो हाई होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे, नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 40.6% ओनली, 40.6% होती है केवल हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। जबकि हम फुल वेव रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो इसके डबल होती है, मतलब 81.2% होती है। तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो केवल 40% है, और जबकि फुल वेव की डबल है। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। बात समझ में आ रही, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर भाई सिलेबस का पार्ट है आ भी सकता है, सिलेबस का पार्ट है आ भी सकता है। तो ध्यान दीजिएगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द एसी इनपुट पावर। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो आउटपुट मिल रहा है हमें डीसी पावर वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो हमारा इनपुट है एसी पावर वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, पावर का फॉर्मूला VI भी होता है। भाई पावर के कई फॉर्मूले होते हैं, VI भी होता है, आप इसको I²R भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम पावर का फॉर्मूला लगा रहे हैं V × I। देखिए IDC आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, IDC, अच्छा यहां पर VI नहीं, हम दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक तो फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला क्या, I²R है। हम यहां पर I²R वाला लगा रहे हैं, क्लियर है ना। ये भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए IDC का स्क्वायर इंटू RL, ये क्योंकि आउटपुट पर हमारा रेजिस्टेंस क्या RL है। फिर AC इनपुट पावर, तो जो हमारा AC का इनपुट पावर है उसमें क्या आ जाएगा, IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। अब देखो यहां पर फिर से मैंने दोनों रेजिस्टेंस ले लिए, लेकिन हम एक को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, RF को क्या लिख देंगे 0, क्योंकि हमारा केवल रेजिस्टेंस रहेगा RL। अब इसके बाद यहां पर IDC की वैल्यू पुट कर दो, IM/पाई हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके। IRMS प्रूफ पुट कर दीजिए IM/2, है ना। दोनों को पुट करने के बाद RF को 0 पुट कर दीजिए, और उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखो यहां पर IM² से IM² कट जाएगा, RL से RL कट जाएगा, 4/π² आएगा। और यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 40.6% आएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लो, बहुत लो होती है ये, क्लियर है ना भाई, 40% एफिशिएंसी बहुत कम है। तो ये हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेशन आप याद रख ले तो अच्छी बात है। देखिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये फैक्टर हमें ये बताता है कि हम ट्रांसफार्मर को कितनी इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर अपनी फुल एफिशिएंसी का कितना % यूज हो रहा है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, देखिए इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड, डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड एंड एसी पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। ध्यान से समझना, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला है डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड, मतलब जो हमारा आउटपुट लोड है उसको कितनी डीसी पावर डिलीवर्ड हुई है, अपॉन एसी पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी जो एसी रेटिंग है वो हमारा एक्चुअल इनपुट है, वो क्या हमारा एक्चुअल इनपुट है,
उससे हमें इसको डिवाइड करना है, तो वहां से हमें पता चलेगा कि हम ट्रांसफार्मर का कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। बोलो क्लियर है? ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ट्रांसफार्मर के लिए। चलिए देखिए, तो यहां पर पावर, अब देखो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दो होते हैं, वी आई और आई स्क्वायर आर। तो यहां पर हम वी आई वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इससे पहले हमने आई स्क्वायर आर का किया था। तो देखो क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला वीडीसी इंटू आईडीसी, और एसी पावर रेटिंग हो जाएगा वीआरएमएस और आईआरएमएस। और ध्यान रखना, ये वीआरएमएस वो वीआरएमएस नहीं है जो हमने कैलकुलेट किया था। यहां पर जो एसी रेटिंग में जो वीआरएमएस आएगा, ये एक्चुअल में वो वोल्टेज आएगा जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पर ट्रांसफर करेगा। यानी कि जो वोल्टेज डिक्रीज करेगा, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज डिक्रीज करता है V2, वो वीआरएमएस है यहां पर। क्लियर है? और इस वीआरएमएस का यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। वीआरएमएस का फॉर्मूला, वीआरएमएस, तो यहां पर जो वीआरएमएस होगा वो हमारा होगा Vm/√2, Vm/√2। जबकि इससे पहले जो हमने डेरिवेशन करा था वहां पर वीआरएमएस था Vm/2। क्लियर है? Vm/2, तो वो एक्चुअल में डायोड के इनपुट के लिए था, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो Vrms इंटू IRMS, IRMS तो वही है, Vrms केवल चेंज हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से। तो यहां पर VDC Vm/पाई हो गया, IDC Im/पाई हो गया, Vrms Vm/√2 हो गया, IRMS Im/2 हो गया। सारी वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहां पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सब कट जाएगा। यहां पर अगर आप देखें, Vm से Vm कट गया, Im से Im कट गया, बचेगा क्या, 2√2 अपन पाई स्क्वायर बचेगा। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 0.287 मतलब 28.7% आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम ट्रांसफार्मर की फुल एफिशिएंसी का केवल 28.7% ही यूज कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। क्लियर है? बहुत ज्यादा क्या है, कम है। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहां पर आपको इन पैरामीटर से ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इफेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस पैरामीटर की जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा कम है। आगे बढ़ते हैं, दो और बचे यहां पर, बस ये लास्ट है। पीक इनवर्स वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, इसको भी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, और इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर में। व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज? पीक इनवर्स वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, ध्यान देना, it is the maximum reverse voltage that can be applied across a diode without damaging it। देखिए, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ा था कि हमारा डायोड का ब्रेकडाउन कब होता है। जहां पर हमने दो इफेक्ट पढ़े थे, दो ब्रेकडाउन पढ़े थे, एवलेंच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। तो एक्चुअल में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, ये हमारा मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। मैक्सिमम मतलब हम किसी डायोड पे रिवर्स बायसिंग में मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हैं जिससे कि हमारा डायोड जो है वो फेल ना हो, ब्रेक ना हो, डायोड का ब्रेकडाउन ना हो, उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। और ये पीक इनवर्स वोल्टेज Vm के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम वोल्टेज है ना भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स बायसिंग में, उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं ना। उसके बाद है लास्ट हमारे पास रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेव इन अ रेक्टिफायर। हमारा जो रेक्टिफायर है उसकी जो आउटपुट वेव है, जो पल्सेटिंग डीसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होती है जितना कि इनपुट की होती है। तो देखो, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के क्या है, इक्वल है। बोलो बात समझ में आ रही है? दोनों क्या है, इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल आपका 2025, इसका मतलब अभी अभी जो आपका पेपर हुआ है ऑड सेम का, उस पेपर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है 2025 में, और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एन एसी सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट, यहां पर हमें कितने की सप्लाई हो रही है, 230 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। अब ये 230 वोल्ट क्या है, इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जरा ध्यान से समझना, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट क्या है, देखो हम रेक्टिफायर को 230 वोल्ट की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये 230 वोल्ट है, ये हमारा V1 है ना।
और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको डिक्रीज कर देगा, V2 पर ले आएगा। कहां ले आएगा, V2 पर। तो सबसे पहले तो हमें V2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, V2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं गिवन क्या है। तो देखो यहां पर हमें गिवन है, यहां पर हमें गिवन है V1, और V1 की वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो। अब देखो यहां पर टर्न रेशियो दिया हुआ है, टर्न रेशियो। अब ये टर्न रेशियो क्या होता है, देखिए यहां पर टर्न रेशियो हमारे पास है कितना, 10:1। हाँ 10:1 है। इसका मतलब हमें यहां पर N1/N2 की वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू है हमारे पास 10:1। देखो सीधी सी बात है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो हमारे जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। तो इसका मतलब हमें N1/N2 की वैल्यू 10:1 दी है। 10:1 का मतलब है 10/1। तो टर्न रेशियो का मतलब होता है N1/N2 का रेशियो, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो हमें N1/N2 की वैल्यू गिवन है, और N1/N2 की वैल्यू कितनी है, 10/1। 10:1 का मतलब है 10/1। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। तो यहां पर आपको ये वैल्यू समझ में आ गई, ये हमें गिवन था। आगे देखो क्या पूछा, हमसे पूछा है कि आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना होगा और पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम के बराबर होता है। तो हमें यहां पर वीएम निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है, देखो आपको यहां पर V1 गिवन है, सबसे पहले आपको V2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, V2। और मैंने आपको V2 कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए क्या होता है, ध्यान देना। देखो V2/V1, V2/V1, V2/V1 इज इक्वल टू, V2/V1 इक्वल टू में N2/N1। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है N2/N1। अब जरा ध्यान देना, V2/V1, N2/N1। अब यहां पर हमारे पास हाँ N1/N2 है, हमें कैलकुलेट करना है V2। तो एक काम करते हैं, ये V1 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से V2 आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू N2/N1 और V1, है ना, ये आएगा N2/N1, N2/N1 इंटू V1। अब N2/N1 की वैल्यू कितनी है, देखो N1/N2 10 है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं N2/N1 तो 1/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा 1/10, और V1 हमारा कितना है 230। तो यहां से हमारे पास V2 आ जाएगा, और V2 कितना आएगा 230 वोल्ट आएगा भाई, 230 वोल्ट। और एक्चुअल में ये क्या है, ये VRMS है, AC रेटिंग का VRMS, क्लियर है। अब ये तो हमारे पास V2 आ गया। अब इसके पहले चलते हैं थोड़ा सा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था VRMS का। एक्चुअल में ये VRMS है, ये V2 है। क्या है, ये V2 है ट्रांसफार्मर के लिए। तो VM/√2, इसका मतलब यहां से मैं VM निकाल सकता हूं। तो VM क्या होगा, VM हमारा, अगर ये V2 है, अगर ये V2 है और ये VM है और ये √2 है, तो यहां से VM हो जाएगा V2√2। बोलो बात समझ में आ रही है, V2√2। तो यहां पर हमारा VM कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, VM कितना आएगा, V2√2। वैल्यू पुट करेंगे तो VM इज इक्वल टू V2 कितना है, एक मिनट, V2 हमारा 230 लिख दिया, 23 आएगा, या तो यहां पर ये 23 इंटू √2। अब आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लें कितनी आ रही है, तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 23 इंटू √2, तो ये आएगा आपका 32.53 अप्रोक्सीमेटली। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं, VM इज इक्वल टू 32.53, या केवल 5 भी लिख सकते हैं, 23.5, 32.5, ये वैल्यू हमारे पास आएगी VM की। बोलो बात समझ में आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, तो ये तो हमारा VM आ गया ना, हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना था। फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें हमें कैलकुलेट करना है
आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो यहां पर आउटपुट डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, VDC इज इक्वल टू VM बाई पाई, यही फॉर्मूला था। तो इसमें वैल्यू को पुट करिए, VM कितना है 32.5 और अपॉन में क्या है पाई। तो अगर आप 32.5 को डिवाइड कर देंगे पाई से तो ये आपका आएगा 10.3 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से VDC आपका आ गया 10.3 वोल्ट, 10.3 वोल्ट अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। क्लियर है? तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया आउटपुट डीसी वोल्टेज। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब PIV। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो PIV है वो किसके बराबर है, VM के बराबर है। तो इसका मतलब यहां पर हमारा PIV पीक इनवर्स वोल्टेज VM के बराबर होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो VM के बराबर ही है, मतलब 32.5 ही है। भाई ये न्यूमेरिकल आपसे 7 मार्क्स में पूछा गया अभी अभी। और एक चीज मैं बता दूं आपको, सिंपल न्यूमेरिकल है, 7 मार्क्स में पूछा गया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत कम स्टूडेंट ने किया होगा। उसका मैं रीजन बताता हूं। रीजन क्या है, एक्चुअल में जो आपके लास्ट सेमेस्टर के जो पेपर आए और सेम के जो पेपर आए उसमें 3 से 3 पेपर ऐसे थे, एक तो मैथमेटिक्स 1 का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और एक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जहां पर कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से आए थे। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये जहां से रेगुलर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जैसे जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल लास्ट 10 ईयर्स में शायद कभी नहीं पूछे गए थे, लेकिन और सेम में पूछा गया। तो उससे क्या होता है कि जहां से न्यूमेरिकल नहीं आते वहां से स्टूडेंट भी करके नहीं जाते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल मैक्सिमम स्टूडेंट करके नहीं जाते हैं क्योंकि यहां से रेगुलर पूछे नहीं जाते, लेकिन और सेम में पूछ लिया गया। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो तो तब तो आपको हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने हैं, है ना? क्योंकि कुछ नहीं पता कौन से टॉपिक से आ जाए, जैसे कि और सेम में आया था। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आपको सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल नहीं करने हैं तो ऐसा नहीं कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तब भी आपका पेपर अच्छा जाएगा, है ना? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने होंगे। और हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर न्यूमेरिकल आएगा तो जैसा ये है ऐसे ही आएंगे, इसमें कुछ वैरायटी नहीं है न्यूमेरिकल की। पर जो वैल्यूज मैंने आपको बताई है वही वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी और ये सिंपल से न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया जो लास्ट टाइम पूछा गया था, और एक इसी के जैसा न्यूमेरिकल मैंने यहां पर आपको दिया। आप अपने आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, बाकी इसका सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो अभी आप हाफ वेव रेक्टिफायर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से समझ में आ गया तो फुल वेव रेक्टिफायर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।